नंदिनी अपने पति संजय और बेटी परी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। असल में संजय था तो बहुत अमीर, लेकिन गरीब नंदिनी के साथ शादी करने के बाद उसके घर वालों ने उसे घर से भगा दिया, इसलिए वो नंदिनी के साथ झोपड़ी में रहने लगा। दोनों पति पत्नी आपस में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। उनकी एक बेटी भी थी। एक बार जब गरीब नंदिनी और संजय की बेटी का जन्मदिन आया, तब उन्हें अपनी गरीबी का असल एहसास हुआ। नंदिनी की बेटी परी अब 7 साल की होने वाली थी और उसका जन्मदिन आने वाला था। यही सोचकर नंदिनी संजय से कहती है, संजय, इस बार क्यों ना हम अपनी परी का जन्मदिन अच्छे से मनाएं? हाँ, पर नंदिनी, हम ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, तुम्हें तो पता ही है ना। हाँ पता है, मगर मैं सब देख लूंगी। आप बस परी के लिए नए कपड़े ले आना। उसे वो जैसी परियों की फ्रॉक होती है ना, वो चाहिए। बाकी सब खाने पीने का मैं देख लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। संजय, मैं क्या कह रही थी, इस बार हम परी के जन्मदिन पर माँ जी, ननद जी और आपके पापा को भी बुलाएं तो कैसा रहेगा? आखिर वो भी तो हमारे परिवार का हिस्सा ही है ना। ये सुनकर संजय हैरान रह जाता है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो नंदिनी? तुम भूल गई क्या कि वो मुझसे और खासकर तुमसे नफरत करते हैं? वो कभी यहाँ हमारे छोटे से घर में नहीं आएंगे, और अगर गलती से आ भी गए तो वो ताने मार मार कर हम सबको रुला देंगे। हाँ, मगर जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पोती का जन्मदिन है, तब वो जरूर आएंगे। नहीं नंदिनी, मैं उन सबको अच्छे से जानता हूं। वो तुमसे नफरत करते हैं, वो यहाँ कभी नहीं आएंगे, इसलिए हम लोग उनसे कहेंगे भी नहीं, बस। इतना बोलकर संजय वहां से चला जाता है और नंदिनी सोच में पड़ जाती है। नहीं, मुझे तो लगता है कि मुझे एक बार उनसे बात करने जरूर जाना चाहिए। क्या पता इसी बहाने हम सबके बीच की अनबन ठीक हो जाए और वो हमको माफ कर दे। तभी वहां पर परी आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, इस बार मेरे जन्मदिन पर केक भी होगा ना? हाँ बेटा, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी केक, वो भी तुम्हारा मनपसंद मिठाई वाला केक। क्या? सच में माँ? हाँ, और तुम हमेशा अपनी दादी, दादाजी और बुआ के बारे में पूछती हो ना, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर वो सब भी आएंगे। अरे वाह माँ, फिर तो ये जन्मदिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा जन्मदिन होगा। उन सब से मिलकर तो खूब मजा आएगा मुझे। हाँ, अब चलो, अब हम तुम्हारे दादा दादी के घर चलते हैं, उनको जन्मदिन का न्योता देने के लिए। ठीक है माँ, चलो। नंदिनी परी को लेकर उस घर पहुंचती है जहां पर संजय के घर वाले रहते थे। वो घर नंदिनी की छोटी सी झोपड़ी से बहुत ज्यादा बड़ा था। माँ, दादा दादी यहाँ रहते हैं? ये घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारे घर में तो सिर्फ एक ही कमरा है, मगर इस बड़े से घर में तो बहुत सारे कमरे होंगे। हाँ परी, ये तो तुमने सही कहा। तो चलो हम अंदर चलते हैं। नंदिनी परी को लेकर घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। नहीं, मुझे परी को अंदर नहीं ले जाना चाहिए। कहीं माँ जी ने उसके सामने कुछ बोल दिया तो? क्या हुआ माँ, हम रुक क्यों गए? बेटा तुम यहीं रुको, पहले मैं अंदर देख कर आती हूँ कि तुम्हारे दादा दादी और बुआ घर पर हैं भी कि नहीं। अच्छा ठीक है माँ, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगी, लेकिन जल्दी आना। नंदिनी अंदर चली जाती है और देखती है कि उसकी सास विमला, ससुर मोहन और ननद सीमा मजे से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। जैसे ही उन सबका ध्यान नंदिनी और परी पर पड़ता है, वो सब चौंक जाते हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? वो माँ जी, वो मैं आप सबको मेरी बेटी परी के जन्मदिन पर घर आने का न्योता देने आई थी। एक तो तूने हमारे बेटे संजय को हमसे छीन लिया, और अब यहाँ आकर ये जन्मदिन का नाटक कर रही है। अपने ससुराल वालों की ऐसी कड़वी बातें सुनकर नंदिनी को बहुत दुख होता है। मम्मी पापा, ये जरूर इसकी चाल है। तुम्हें क्या लगा, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हम तुम्हें तुम्हारी झोपड़ी से उठाकर अपने महल में रख देंगे? चले जाओ यहाँ से वापस अपनी उस झोपड़ी में। नहीं सीमा, मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं थे। मैं तो बस यही चाहती थी कि आप सब परी के जन्मदिन पर आए। वो लेकिन नंदिनी आगे कुछ कहती इससे पहले ही विमला उससे कहती है, बस, हमें तेरी और बकवास नहीं सुननी, तू यहाँ से चली जा। नंदिनी को ये सब सुनकर रोना आ जाता है और वो बाहर चली जाती है। बाहर परी नंदिनी का इंतजार कर रही थी। माँ, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, वो ऐसे ही। माँ, क्या दादा दादी घर पर हैं? हाँ, मगर वो हमसे मिलना नहीं चाहते। चलो घर चले। नहीं माँ, मुझे उनसे मिलना है। नंदिनी परी की कोई बात नहीं सुनती और उसे अपने साथ वापस घर ले आती है। लेकिन परी ने सोच लिया था कि वो अकेले ही अपने दादा दादी के घर जाकर उनसे मिलेगी और अपने जन्मदिन पर आने को कहेगी। इसीलिए वो अगले दिन चोरी छिपे नंदिनी को बिना बताए वापस अपने दादा दादी के घर चली जाती है।
आज तो मैं दादा दादी को अपने जन्मदिन पर आने के लिए मना ही लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर माँ उन्हें नहीं मना पाई तो क्या हुआ, मैं मना लूंगी उन्हें। वैसे भी माँ पापा सबको मना लेती हूँ, कोई भी मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाता है। परी ये सोचकर घर के अंदर चली जाती है। सबसे पहले सीमा परी को देखती है। अरे अरे, कौन हो तुम और अंदर कहाँ चली आ रही हो? लेकिन परी सीमा से कुछ नहीं कहती और सीधा जाकर उसे गले लगा लेती है। इतने में वहां मोहन और विमला भी आ जाते हैं। आप जरूर मेरी बुआ ही होंगी, पापा आपके बारे में अक्सर मुझे बताते रहते हैं। वो कहते थे कि आप दोनों जब छोटे थे तो खूब लड़ते थे और एक बार तो उन्होंने आपको झूले से गिरा दिया था और फिर आप बहुत रोई तो उन्होंने आपको आपकी मनपसंद डॉल ला कर दी। ये सब सुनकर सीमा, मोहन और विमला हैरान रह जाते हैं। तुम मेरे भाई भाभी की बेटी हो? तुम्हारा नाम परी है ना? हाँ बुआ, और मैं आपको और दादा दादी को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए आई हूँ। क्या? नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे, तुम यहाँ से चली जाओ, अब हमें तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। अपनी दादी की बात सुनकर परी अपनी बुआ को छोड़कर अपनी दादी को गले लगा लेती है और उनसे कहती है, दादी, मम्मी पापा हमेशा आपके बारे में बात किया करते थे, वो आपको बहुत याद करते हैं और मुझे कब से आपसे मिलना था। आप मेरे जन्मदिन पर क्यों नहीं आएंगी? अपनी पोती परी की ऐसी बातें सुनकर उसके दादा दादी और साथ में बुआ का मन पिघल जाता है। वो परी से कहती है, ठीक है, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे जन्मदिन पर जरूर आएंगे। ये सुनकर परी खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, तो फिर कल शाम 5 बजे, देर मत करिएगा, मैं आपके बिना केक नहीं काटूंगी और आपका इंतजार करूंगी। परी दौड़ते हुए वापस अपने घर चली जाती है, लेकिन वो अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताती। अगले दिन परी का जन्मदिन था। वो सुबह उठती है और जल्दी से नहाकर नए कपड़े पहन लेती है। माँ, आज तो बहुत मजा आएगा। अरे हाँ, वो माँ, मेरे दोस्त भी आएंगे शाम को मेरे जन्मदिन पर। हाँ, 3 दोस्त, तो आप उनके लिए भी ज्यादा केक बनाना। दोस्त? कौन दोस्त बेटा? वो माँ, वो मेरे नए दोस्त हैं, तो उनके बारे में आपको शाम को ही पता चलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। शाम को नंदिनी अपनी पूरी झोपड़ी साफ कर देती है और फिर जमीन पर एक साफ चादर बिछा देती है। संजय कुछ गुब्बारे फुला देता है और उनसे अपनी छोटी सी झोपड़ी को सजा देता है। तभी नंदिनी मिठाई से बना हुआ केक परी को लाकर दिखाती है। परी बेटा, देखो तुम्हारा केक अच्छा है ना? हाँ मम्मी, बहुत अच्छा है, इसे काटने में तो बड़ा मजा आएगा। मगर संजय कुछ दुखी होकर कहता है, माफ करना परी बेटा, मैं तुम्हारे लिए वो परियों वाली फ्रॉक नहीं ला पाया, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। परी कुछ कहती है, उससे पहले ही पीछे से आवाज आती है, कोई बात नहीं भैया, परी के लिए फ्रॉक तो मैं लेकर आई हूँ और साथ साथ बहुत सारे खिलौने भी। ये सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है और जाकर अपनी बुआ को गले लगा लेती है। वहीं नंदिनी और संजय अपनी झोपड़ी में सीमा, विमला और मोहन को देखकर हैरान रह जाते हैं। आप लोग यहाँ पर, लेकिन कैसे? पापा मम्मी, वो मैंने दादा दादी और बुआ को अपने जन्मदिन पर बुलाया था और देखिए वो सब आ गए। अब हम मिलकर मेरा जन्मदिन मनाएंगे, बहुत मजा आएगा। विमला जब देखती है कि उसका बेटा, बहू और पोती इतनी छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ कहती नहीं। हाँ हाँ परी बेटा, तो चलो अब जल्दी से केक काटो, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। ये केक तो देखने में बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। ठीक है दादाजी। परी अपनी बुआ की लाई हुई फ्रॉक पहनकर अपना केक काटती है और सब लोग उसको जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। फिर वो सबको मिठाई वाला केक खिलाती है। माँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप सचमुच मेरी झोपड़ी में आई। हाँ संजय, पर अब बस बहुत हो गया, अब तुम्हें और बहू को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अब तुम लोग वापस अपने घर चलो। क्या? मगर ऐसा कैसे मुमकिन है माँ? भैया, हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों ने बहुत गलत किया, लेकिन परी के लिए सही आप वापस अपने घर आ जाइए। हम सब भी उसके साथ रहना चाहते हैं और उसको बड़े होते हुए देखना चाहते हैं। हाँ बेटा, अब बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, अब हम सब पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे। अभी तक तो जो कुछ भी हुआ वो हमारी नासमझी थी। अगर हमने तुम्हें घर से नहीं निकाला होता तो हमारा भी एक सुखी परिवार होता। तुम यहाँ अपनी बच्ची और पत्नी के साथ इतने कष्ट में रह रहे हो, ये देखकर भला हम लोग कैसे खुश रह पाएंगे? अब ज्यादा सोचिए मत, चलिए अपने परिवार के साथ रहने चलते हैं। हाँ पापा, मुझे भी दादा दादी और बुआ जी के साथ रहना है, चलो ना चलते हैं। संजय और नंदिनी अपने घर वालों की बात मान जाते हैं
और अपनी झोपड़ी को छोड़कर वापस अपने घर चले जाते हैं। प्रीति नाम की एक बहुत होनहार लड़की थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मगर उसका दुर्भाग्य था कि वो गरीबी में पैदा हुई थी। उसके माँ बाप बहुत मेहनत करके उसे स्कूल की पढ़ाई कराते हैं, लेकिन आगे पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन प्रीता हार नहीं मानती और अपनी मेहनत से एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप लेकर दाखिला ले लेती है। वहां उसकी मुलाकात बहुत अमीर लड़के जतिन से होती है और दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानने लगते हैं। आइए साथ मिलकर देखते हैं गरीब बहन के अमीर भाई की कहानी। बेटी, हमें माफ करना। हमने बहुत कोशिश की कि तुम्हें अच्छे से अच्छी पढ़ाई करा सके, लेकिन अब स्कूल के आगे तुम्हें पढ़ा पाना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ बेटी, तुम्हें 12वीं में इतने अच्छे अंक मिले हैं। हमारी तो बहुत इच्छा थी कि तुम खूब पढ़ो, लेकिन हम अपने हालात के आगे मजबूर हैं। माँ पापा, आप लोग फिक्र मत करिए, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। इससे मैं आगे कॉलेज की पढ़ाई भी कर लूंगी और ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। प्रीता की बात सुनकर उसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो प्रीता, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, स्कॉलरशिप की मदद से मैंने 12वीं में इतने अच्छे अंक पाए हैं। अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूं तो मुझे शहर के कुछ बड़े बड़े सरकारी कॉलेजों में दाखिला मिल जाएगा। उसके लिए मुझे उनका एक एग्जाम निकालना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और मुझे तो तुम पर पूरा यकीन भी है। तुम एग्जाम जरूर निकालोगी। खूब मन लगाकर मेहनत करो बेटा। अगले दिन से प्रीता बहुत मेहनत करने लगती है। अब उसका बस एक ही सपना था, बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ना और अपने घर से गरीबी दूर करना। देखते ही देखते उसका रिजल्ट भी आ जाता है और वही होता है जिसकी सबको उम्मीद थी। प्रीता पास हो जाती है और उसका दाखिला शहर के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज में हो जाता है। उसके माँ बाप तो बहुत खुश होते हैं। तुमने तो कमाल कर दिखाया बेटी, हमारे घर की सबसे पढ़ी लिखी लड़की हो तुम। अरे, मैंने तो सुना है कि शहर के बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उस कॉलेज में, क्योंकि वहाँ सबसे समझदार बच्चों को ही दाखिला मिलता है। जी पापा, आपने एकदम ठीक सुना है। अब यहाँ से निकलने के बाद मैं एक अच्छी सी नौकरी करूंगी और बस आप लोग फिर आराम करना। अपनी बेटी की ऐसी समझदारी से भरी बात सुनकर उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। अगले दिन से ही प्रीता कॉलेज जाने लगती है, लेकिन कॉलेज में उसे नए दोस्त बनाने में बड़ी मुश्किल आती है। कहाँ प्रीता सीधी सादी सलवार सूट में थी और कहाँ अमीरों के बच्चे जीन्स टॉप में थे और महंगा मेकअप करके आए थे। ये सब लोग कितने अच्छे दिख रहे हैं और मैं कैसी लग रही हूँ इनके आगे। मैं सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती हूँ। प्रीता चुपचाप पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके ठीक बगल में एक लड़का बैठा हुआ था। वो प्रीता को देखता है मगर कुछ बोलता नहीं। ये भी मुझे कैसे घूर रहा है, जरूर सोच रहा होगा कि मैं कितनी गंवार दिखती हूँ। फिर क्लास में टीचर आ जाती है और पढ़ाने लगती है। चलो बताओ, आप में से कोई है जो फिर से समझा सकता है जो मैंने अभी समझाया है? प्रीता को टीचर का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ गया था, लेकिन उसकी हाथ खड़ा करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया मगर डर के मारे फिर से नीचे कर दिया। चलो, अगर किसी को समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देती हूँ। प्रीता के पास बैठा लड़का ये सब देख रहा था। छुट्टी हो जाती है और सारे बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं। प्रीता जब क्लास से निकलती है तो कुछ लड़के और लड़कियां उसे रोक लेते हैं। ओह, देखो तो, हमारे कॉलेज में तो नई बाई आई है। सभी बच्चे एक साथ हंसने लगे। प्रीता को बहुत बुरा लगता है मगर वो कोई जवाब नहीं देती। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक लड़की उसे रोक लेती है। क्या बात है, कहाँ जा रही हो? चलो पहले जाकर सारी सीटें साफ करो, और वो भी अपने इस मैले दुपट्टे से। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर इसने इस गंदे से दुपट्टे से सीट साफ की तो और भी गंदी हो जाएगी सीट। सब बच्चे प्रीता का मजाक उड़ा रहे थे और प्रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां वो लड़का आ जाता है जो प्रीता के साथ बैठा हुआ था। क्या बात है, लगता है तुम लोगों को प्रिंसिपल सर से मिलने का बड़ा मन कर रहा है। चलो ले चलता हूँ। वैसे भी तुम ये जो कर रहे हो इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। जतिन की बात सुनकर सभी लड़के और लड़कियां डर जाते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। प्रीता अभी भी रो रही थी। रोना बंद करो बहन, वो सब चले गए, और आगे से तुम्हें कोई भी परेशान करे तो डरना मत। ये कॉलेज जितना उनका है उतना ही तुम्हारा भी, इसलिए किसी से मत डरो। मेरा नाम जतिन है, और तुम्हारा? जतिन की बात सुनकर प्रीता में थोड़ी हिम्मत आती है। मेरा नाम प्रीता है। आपने मेरी बहुत मदद की भैया,
आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब से तुम मेरी बहन हो ना, तो बस अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। ऐसे ही जतिन और प्रीता एक दूसरे के मुंह बोले भाई बहन बन जाते हैं। अब प्रीता को कॉलेज जाने में अच्छा लगने लगा था क्योंकि वहां उसे कोई अपना मिल गया था। लोग अक्सर उनकी पीठ पीछे उनका बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन उन दोनों को इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। देखते ही देखते कॉलेज के 2 साल पूरे हो गए। क्या हुआ प्रीता, किस सोच में डूबी हुई हो? आज कॉलेज का आखिरी दिन है, सब लोग पार्टी कर रहे हैं और तुम ऐसे उदास बैठी हो। भैया अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं पार्टी कैसे करूं, मुझे तो इतनी चिंताएं हैं। कैसी चिंता, मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, ये तो तुम भी जानते ही हो। जैसे तैसे मैंने स्कॉलरशिप के सहारे ये कॉलेज पूरा कर लिया। अब यहाँ से निकलकर ज्यादातर लोग अपना बिजनेस खोलेंगे। तुम भी तो वही करोगे ना भैया? हाँ, मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, उन्होंने इसीलिए मुझे यहाँ पर पढ़ाया ताकि अब मैं उनका बिजनेस संभाल सकूं। हाँ, इसलिए सब लोग आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे, मगर मैं वहीं की वहीं रह जाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए। मुझे किसी छोटी सी जगह पर नौकरी करके अपना घर चलाना होगा। इसीलिए मैं उदास हूँ कि एक साथ पढ़कर भी हम सबकी किस्मत कितनी अलग है। मुझे इतने बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए थे। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहन, मैं हूं ना, तो मुझसे थोड़े पैसे ले लो और अपना बिजनेस शुरू कर लो। बाद में जब मुनाफा हो तो लौटा देना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है, वही मेरे लिए काफी है भैया। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती हूँ। जतिन के बहुत समझाने के बाद भी प्रीता उससे पैसे नहीं लेती और घर चली जाती है। आ गई प्रीता, चल खाना खा ले। माँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है, अब आगे क्या करूंगी मैं? कॉलेज तो खत्म हो ही गया है ना। अरे बेटी, तू तो इतनी होनहार है, तू भला क्यों चिंता करती है? वो शर्मा जी है ना, जिनकी मैं गाड़ी चलाता हूँ, उन्हें अपने ऑफिस में एक पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत है जिसे हिसाब किताब करना आता हो। वो तुझे नौकरी जरूर दे देंगे। प्रीता को ये सुनकर ज्यादा खुशी तो नहीं होती है क्योंकि वो इस नौकरी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके घर के हालात ऐसे थे कि उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो अगले दिन जाकर शर्मा जी के ऑफिस में हिसाब किताब रखने की नौकरी करने लगती है। दिन बीतने लगते हैं और प्रीता अपने हालातों से समझौता कर लेती है। वो अब जतिन का फोन भी नहीं उठाती थी। एक दिन प्रीता बाजार से सब्जी खरीद रही थी। ये क्या बात कर रहे हो भैया? अरे इतने महंगे टमाटर बेचोगे तुम? थोड़ा ठीक ठीक लगाओ ना। ठीक ही है मैडम, लेना है तो लो, वरना टमाटर नीचे रख दो और चलती बनो। ऐसे सोने के भाव में सब्जी बेचोगे तो लोग खाएंगे क्या? अरे तुम लोग नहीं खाते हो तो मत खाओ, बहुत लोग पड़े हैं जो अच्छे पैसे देकर सब्जी ले जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, तुम्हारी तरह भिखमंगे लोग। चलो निकलो यहाँ से। अचानक से वहां पर जतिन आ जाता है और उसे देखकर प्रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जतिन 1000 रुपए सब्जी वाले के मुंह पर फेंक कर उससे कहता है, ये ले, और तेरे पास जितने टमाटर हैं सब मुझे दे दे। सब्जी वाला टमाटर जतिन को दे देता है। प्रीता बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है। कहाँ जा रही हो बहन? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहती हो? प्रीता रोते हुए कहती है, भैया तुम क्यों मेरे पीछे आए? मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैं ऐसे हालात में तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। अगर मुझसे ऐसे भागेगी तो ये हालात कभी सुधरेंगी भी नहीं प्रीता। जतिन की बात सुनकर प्रीता चुप हो जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? ये छोटी सी नौकरी करके तुम कितने दिन अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाओगी? अरे ये काम तुम्हारे लायक नहीं है, तुम बहुत आगे जाने के लिए बनी हो। हमारी क्लास की सबसे होनहार लड़की थी तुम। थी, मगर उससे क्या ही फर्क पड़ता है? मेरे पास पैसे नहीं है और उसके लिए मुझे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी। बस यही सच है मेरे जीवन का। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूं, मुझसे कुछ पैसे ले लो, और ऐसे नहीं, उधार पे ले लो, बाद में ब्याज के साथ वापस कर देना। जतिन प्रीता को समझाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती है। फिर जतिन के मन में एक विचार आता है। अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसे नहीं लेने ना, मत लो, मगर एक काम तो कर ही सकती हो। क्या? मेरी कंपनी में मुझे ज्वाइन कर लो, मेरे पार्टनर के तौर पर। क्या? मगर कैसे? मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं और विदेश में भी काम फैला हुआ है। मैं एक साथ सब जगह ध्यान नहीं दे पाता हूं। मुझे एक बहुत भरोसेमंद इंसान की जरूरत है जो मेरे साथ मिलकर बिजनेस करे। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं, दिमाग तो है। तुम मेरे बिजनेस में अपना दिमाग लगाकर उसे आगे बढ़ाओ और बदले में आधा प्रॉफिट तुम्हारा
बताओ कैसा रहेगा? जतिन की बात सुनकर प्रीता बहुत खुश हो जाती है। अब उसके आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंच रही थी और उसे बिजनेस करने का एक अच्छा मौका भी मिल रहा था। मंजूर है, मुझे मंजूर है। तो बस कल से ही काम शुरू। लेकिन सबसे पहले इस घटिया नौकरी को छोड़ दो। इसी तरह देखते ही देखते जतिन के साथ मिलकर प्रीता ने उसके बिजनेस को खूब आगे बढ़ा दिया और जतिन ने प्रीता के मुंह बोले भाई होने का पूरा फर्ज निभाया। Please subscribe this channel.